Hello students, so in last video we ended by seeing what are the different methods of the issue of shares. Okay, so in this video we'll start by what is the meaning of allotment of shares. Okay, so allotment of shares means जब भी कंपनी अपने shares अपने सब्सक्राइबर्स को देती है, जिन्होंने भी अप्लाई किया रहता है फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, उन लोगों को जब वो शेयर्स देती है उसे सिंपल टर्म्स में कहते हैं allotment of shares. Okay, so Supreme Court has also defined what is the meaning of allotment. Okay, so according to this definition, the appropriation out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number of shares to a person. ये कहता है definition which is given by the Supreme Court, that is the apex court of India. इस definition के अनुसार हम लोग को कुछ चीज़ें clear होती है. Okay, allotment of shares means giving certain number of shares which is already approved by the board of directors of a company to such a person who has applied for such shares. ठीक है ना, फ्रॉम द प्रीवियसली अनएलोकेटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है ना, जिन लोगों ने शेयर्स अप्लाई किया है, शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कंपनी के, उन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेके जब कैपिटल से, कंपनी के कैपिटल में से उनको शेयर्स देते हैं, उसको कहते हैं सिंपल टर्म्स में अलॉटमेंट ऑफ शेयर. फॉर दिस पर्पस जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी प्रॉस्पेक्टस और प्रॉस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है. ठीक है ना, तो जो भी लोग इस शेयर्स को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भर के वापस कंपनी को सबमिट करना रहता है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी. कुछ एक एप्लीकेशन मनी, एक टोकन मनी जैसा उनको देना पड़ता है. ठीक है ना, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं दिस सच एप्लीकेशन इन द बोर्ड मीटिंग. ठीक है ना, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. तो एक रेजोल्यूशन, एक हाँ में उन लोग सब लोग हाँ बोलते हैं और बोर्ड रेजोल्यूशन में उनके सबके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं. तो इसको कहते हैं, जब उनके सबके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते हैं और उनको इन रिटर्न शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के, उसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. ओके, सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू अलॉट द शेयर्स. ठीक है ना, मतलब अल्टीमेटली पावर जो लोग अलॉट कर सकते हैं इस शेयर को, उसको वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कुछ कंपनीज है जिसको अपने शेयर्स, ठीक है ना, डीमटेरियलाइज फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट में ही शेयर्स देना पड़ता है, ना कि शेयर सर्टिफिकेट से. तो वो कंपनी का नाम है अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़. तो जो भी कंपनी 10 करोड़ से ज़्यादा का शेयर एक साथ में अपने बेचना चाहती है, उन लोगों को डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही शेयर्स देना कंपलसरी है. ओके, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, जो भी पब्लिक कंपनी है वो भी अनलिस्टेड, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, उन कंपनी को 10 सितंबर 2018 से डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही अपने शेयर्स बेचना ज़रूरी है. एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज में भी प्रिस्क्राइब. अगर कंपनीज एक्ट 2013 किसी और कंपनी को कहता है कि तुमको डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही अपने शेयर्स बेचना है, तो वो कंपनी भी इसमें इंक्लूड होती है. सो एनी अदर कंपनी कैन इशू इज शेयर्स इन एनी अदर फॉर्म. कोई भी कंपनी किसी भी फॉर्म में अपने शेयर्स इशू करवा सकती है, और वो उस कंपनी के पास फ्रीडम भी है, जब चाहे उन लोग अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज जो भी शेयर डीमटेरियलाइज में है, if a company wants to convert these shares or wants to issue shares in dematerialized form, तो उनको कुछ provisions follow करने पड़ते हैं, उनको कुछ provisions comply करने पड़ते हैं of the Depository Act 1996 and the regulation issued thereafter. उनके rules उनको फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, सो देयर आर सर्टन प्रोविजंस और यू कैन से देयर आर सर्टन कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स. मतलब जब भी अलॉटमेंट करेंगे तो ये कुछ कंडीशंस है जो पूरी होनी ही चाहिए, वरना उसको वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं कहा जाता है. तो फर्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड देन देयर आर जनरल प्रोविजंस. तो फर्स्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन मीन्स कंपलसरी प्रोविजन, ये तो होने ही चाहिए. फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. सो वेन एवर कंपनी वांट्स टू इशू इस शेयर्स, सबसे पहले उनको प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है अपने एप्लीकेंट्स को. सो दिस प्रोस्पेक्टस शुड बी रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी कंपनीज को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और सभी कंपनी के जो भी लेन देन हिसाब किताब चाले वो सबका हिसाब किताब ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पहले से ही लेता है. तो इस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में हर कंपनी जो भी अपने शेयर्स बेचना चाहते थे, उनको शेयर्स बेचने से पहले अपना प्रोस्पेक्टस ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर्ड करना पड़ता है. ठीक है ना, सो दिस रजिस्ट्रार, दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन बाय एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है ना, अगर वो नया फॉर्म कंपनी है तो, या फिर एडवोकेट, उस कंपनी का अगर कोई एडवोकेट है तो वो भी साइन कर सकता है. सेकेंड इज एप्लीकेशन मनी. ओके, सो द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है जब भी हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो उस पर एप्लीकेशन मनी कितना लेने का है, ठीक है ना, वो भी मेंशन किया जाता है. तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि दैट द एप्लीकेशन मनी शुड बी मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. ठीक है ना, एंड इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड और सच अदर अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. मतलब अगर हम लोग शेयर 100 रुपये का बेचने वाले हैं, ठीक है ना,
तो कम से कम एप्लीकेशन मनी पे 5 रुपया यानी 5% तो लेना ही चाहिए, या तो उससे भी ज़्यादा, या तो अगर कोई और अमाउंट से भी बोलता है तो वो भी लेना चाहिए। और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज एक्ट बोलता है कि दैट एप्लीकेशन मनी शुड बी मिनिमम 25%। अगर 100 रुपये का शेयर्स हम लोग बेचने वाले तो एटलीस्ट 25% इन अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन मनी कंपनी को लेना ही चाहिए, यानी कि या फिर सच अमाउंट एज में बी प्रिफर्ड बाय सेबी। एंड दिस एप्लीकेशन मनी बैंक में पे करना रहता है डायरेक्टली, ना कि कैश में अपने पास रखना रहता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो जब भी कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए मार्केट में आती है तो कंपनीज एक्ट बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी कुछ कंडीशन है। अगर समझो कि तुम मार्केट में 100 शेयर्स बेचना चाहते हो अपने कंपनी, तो कम से कम 90 शेयर्स बिक जाने चाहिए 30 दिन के अंदर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कंपनी शेयर्स बेचने आती है, मतलब शेयर्स बेचने आती है मार्केट पे, तो 90% ऑफ द शेयर मस्ट बी इशूड, मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द सब्सक्राइबर। ठीक है ना, अगर नहीं हुआ तो सारे पैसे वापस देने पड़ते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ जो भी लोग अप्लाई करते हैं कंपनी के शेयर्स के लिए, उनको 30 डेज के अंदर उनके एप्लीकेशन मनी उनको देना रहता है कंपनी को। मतलब 30 डेज के अंदर 90%, कम से कम 90% शेयर्स के एप्लीकेशन मनी हमारे हाथ में होने चाहिए। ठीक है ना, यूजुअली तो कंपनी कर लेती है कलेक्ट। ओके, सो अगर कंपनी नहीं कर पाई तो इसका मतलब है इट इज़ अ केस ऑफ अंडर सब्सक्राइब, मतलब ज़्यादा लोग नहीं शेयर्स खरीद रहे। ठीक है ना, यानी कि लोग कम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। समझो कि कंपनी ने 100 शेयर्स ऑफर किए तो 90% से कम ही लोग उस शेयर्स को डिमांड कर रहे हैं। ओके, और सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट सेज दैट इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी नहीं फुलफिल कर पाती, नहीं अचीव कर पाती, तो उनको 30 डेज के अंदर तो उनको सारे पैसे रिटर्न देने पड़ते हैं। ओके, विद इन 15 डेज, उस 30 डेज खत्म होने के बाद अगले 15 दिन के अंदर सारे पैसे कंपनी को वापस, जिन्होंने सब्सक्राइब किया रहता है उनको वापस देने पड़ते हैं। एंड टू अवॉइड सच अ सिचुएशन कंपनी ऑलवेज एंटर इनटू एन अंडर राइटिंग अग्रीमेंट। अंडर राइटिंग अग्रीमेंट मीन्स एक अंडर राइटर कंपनी अपॉइंट करती है जो कि कंपनी को गारंटी देता है कि मैं आपके सारे शेयर्स बेच दूंगा, अगर नहीं बेच पाया तो जितने शेयर्स अनसोल्ड है वो सारे मैं खरीद लूंगा। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। तो सेबी कहता है सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जब भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब जब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं कंपनी के शेयर को, तो सेबी कहता है दैट सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। ओके, वर्किंग डेज में हॉलीडे काउंट नहीं होते, एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज के लिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होना चाहिए जिसमें लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स को, एंड शुड नॉट बी ओपन फॉर मोर देन 10 वर्किंग डेज। ठीक है ना, इसी के बीच में लोगों को सब्सक्राइब करना रहता है शेयर, कंपनी के शेयर्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। ओके, तो कैसे कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करती है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल में। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज ऑलवेज डिसाइडेड अपॉन द कैटेगरीज ऑफ सब्सक्राइबर, कैसे लोग कौन कौन से कैटेगरी ऑफ शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है ना, एन अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज फिक्स बाय द कंपनी, मतलब कंपनी पहले ही डिसाइड करती है हमको कम से कम इतने सब्सक्राइबर इस कैटेगरी में चाहिए, अगर हो पाए तभी वो अलॉटमेंट देती है अपने शेयर्स का, या तो फिर पैसे वापस दे देती है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर्स हम लोग ने मार्केट में बेचने के लिए सेल पे रखे थे उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया उसको खरीदने के लिए। ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो एक्चुअली इन रियलिटी सेबी डज नॉट अलाउड एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन एक्सेस ऑफ द ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय द कंपनी। तो इससे ज़्यादा सेबी अलाउ नहीं करता है बेचने के लिए। हाउएवर इट में परमिट नॉट मोर देन 10%, मतलब अगर तुम 100 शेयर्स बेचने की कोशिश कर रहे हो और लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो सेबी बोलते चलो अब 110 बेच लो, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब 10% तक तो मैं और तुमको बोलता हूँ कि बेच सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, next point is permission to deal on stock exchange. So every company before making any public offer of its shares, ठीक है ना, सबसे पहले उनको एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को, अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करना रहता है, रजिस्टर्ड करना रहता है। एंड उसी के बाद जब भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इज शेयर्स, तो उस प्रॉस्पेक्टस में उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का नाम होना ज़रूरी है कि कहाँ पे वो स्टॉक वो सिक्योरिटी कंपनी का रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी। तो जब भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करने के लिए मार्केट में लाती है तो दे हैव टू अपॉइंट मैनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, सच एज उनको 1 और मोर देन 1 मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना रहता है टू एक्ट एज अ मैनेजर ऑन दिस पब्लिक इशू। मर्चेंट बैंकर्स का काम रहता है सभी पैसे को लेन देन को
देखना। ओके, इट हैज़ टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू, मतलब जो भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने शेयर होल्डर्स है, कितने डिबेंचर्स होल्डर है, कम के सबके हिसाब किताब रखने का काम रजिस्ट्रार का है। कलेक्टिंग बैंकर्स, पैसा जिनके पास जमा रहेगा। अंडर राइटर्स, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि कंपनी को बोलती गारंटी देती कि मैं आपके सारे शेयर्स बेच के रखूँगा। ब्रोकर्स टू द इशू, कमीशन के हिसाब से उन लोग शेयर्स कंपनी के बेचते। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, ये हम लोग आगे देखने वाले क्या होते हैं। ओके, and advertising agents who advertise for on the behalf of the company. Next point is about the general principles. So along with statutory provisions, there are general principles also जो कि कंपनी को देखना रहता है while allotting the shares to the public. First is proper authority. So एक different setup प्राइवेट कमिटी को सेटअप किया जाता है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही अथॉरिटी रहता है टू अलॉट द शेयर्स टू द दोज एप्लीकेंट हु हैज़ अप्लाइड फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी. सेकंड पॉइंट इज अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली, मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करके कंपनी को शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन लोगों को ही अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर होना चाहिए, ना कि किसी और को भी. रीजनेबल टाइम, तो कंपनी को अपने शेयर्स रीजनेबल टाइम में अलॉट करने रहते हैं. फॉर द एग्जांपल, मतलब कंपनीज एक्ट बोलते हैं कि जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल जाता है, उस मिलने के बाद 60 डेज़ के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी कंपनी को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स देना रहता है. एन अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th डे ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. ओके, फोर्थ पॉइंट इज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट. इसका मतलब है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने मेंशन किया रहता है फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, वही टर्म्स एंड कंडीशन अभी हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा, ना कि एप्लीकेशन मनी लेने के बाद उस टर्म्स और कंडीशन को चेंज किया जाता है. मतलब वो टर्म्स और कंडीशन चेंज नहीं कर सकती कंपनी. ऐसा नहीं बोल सकती पैसा लेने के बाद नहीं नहीं अब ये कंडीशन अलग हो गया, वो कंडीशन अलग हो गया. इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन. सो आफ्टर अलॉटिंग शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स, कंपनी को वो बताना भी रहता है एप्लीकेंट को कि हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं बाय सेंडिंग देम अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट. ओके, दिस लेटर सब इंफॉर्मेशन दे देता है अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी के बाद अभी कितना अमाउंट अलॉटमेंट मनी पे देना है, मतलब अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी पेड, अभी कितना और पे करने का है. अलॉटमेंट मनी 6 पॉइंट इज शुड नॉट बी इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ. सो जब भी अलॉटमेंट करती है कंपनी तो देखना रहता है कोई और लॉ तो कंपनी कॉन्ट्रावेन यानी वायलेट तो नहीं कर रही है. ओके, सो इफ कंपनी फुलफिल्स ऑल दिस अबव मेंशन प्रोविजंस तो इसको कहते हैं रेगुलर अलॉटमेंट. बट इफ एनी ऑफ द प्रोविजन इज नॉट सेटिस्फाइड तो उसको कहते हैं इरेगुलर अलॉटमेंट एंड ऑल दोज अलॉटमेंट बिकम्स इनवैलिड. ओके, next point is procedure for allotment of shares, means how these shares will be distributed amongst the applicants who have submitted application form. ओके, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी. सो फर्स्ट पॉइंट इज तो एक प्रोसीजर दिया गया है. फर्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कंपनी, ठीक है ना. सो व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज, मतलब अब कोई और अप्लाई नहीं कर सकता है शेयर्स के लिए ऑफ अ कंपनी, तो जो भी सेक्रेटरी रहता है कंपनी का, ही इन्फॉर्म्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कि अब हम लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना रहेगा फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है ना. सो इफ़ द शेयर्स इज इशूड एट पार और अंडर सब्सक्राइब, इशूड एट पार सब्सक्राइब का मीनिंग होता है अगर कंपनी 100 शेयर्स बेचना चाहती है तो 100 ही लोगों ने अप्लाई किया है. एंड अंडर सब्सक्राइब मतलब अगर 100 शेयर्स बेचना चाहती है तो 95 लोगों ने ही अप्लाई किया है. तो जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो कंपनी डायरेक्टली अलॉट कर सकती है अपनी शेयर्स. बट इफ़ द केस इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, अगर 100 शेयर्स बेचना चाहते हो और 120 लोगों ने अप्लाई किया शेयर्स खरीदने के लिए, तो तब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिलेमा. तो तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट एन अलॉटमेंट कंपनी, एक नया कमिटी सेटअप करती है, ठीक है ना. और इनका काम रहता है हाउ द प्रोसीजर ऑफ दिस अलॉटमेंट विल टेक प्लेस. तो अलॉटमेंट कमिटी जो रहती है वो डिसाइड करती है कि अलॉटमेंट कैसे करने का है इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड देन दे सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड, ठीक है ना. सेकंड पॉइंट इज होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. कैसे? सो बोर्ड मीटिंग एक हेल्ड की जाती है, एक मीटिंग को बुलाई जाती है जो डिसाइड करते हैं कि कैसे अलॉटमेंट करना है, मतलब एक अलॉटमेंट का फॉर्मूला उन लोग डिराइव करते हैं कि किस तरह से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने का है, ठीक है ना. एंड इट इज़ ऑलरेडी सजेस्टेड बाय द अलॉटमेंट कमिटी. सो एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेबी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट बोर्ड मीटिंग, जब ये अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर करती है या प्रेजेंट करते हैं अपने अलॉटमेंट फार्मूला को, मतलब किस तरह से उन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर्स को, ठीक है ना. अगर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे तो फार्मूला को this formula, this all process of distribution should be approved by the authorities of the concerned stock exchange, मतलब उस stock exchange के authority को भी approve करना रहता है, ठीक है ना. and once this allotment formula is approved,
एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट को बना सकती है कंपनी, एंड दिस लिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ ऑल द अलॉटेड, मतलब जिन जिन लोगों को शेयर्स मिलने वाले उन सब के नाम इस अलॉटमेंट लिस्ट में रहता है, एंड दिस लिस्ट हैज़ टू बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी. ओके. So the next point is about the passing the board resolution for allotment. So at the board meeting, a decision is passed for the purpose of allotment of shares. ठीक है ना. In this resolution, in this decision, the secretary of a company को एक अथॉरिटी दिया जाता है that he or she will issue a letter of allotment and a letter of regret, और उनको सेंड किया जाएगा. So a letter of allotment is issued और is sent to those जिनका नाम allotment list में आ जाता है, जिनको कंपनी के शेयर मिलने वाले हैं. ओके. एंड द सेक्रेटरी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज एप्लीकेंट्स जिनको कंपनी के शेयर नहीं मिल पाए हैं, मिस हो चुके हैं उनके शेयर्स. ओके. सो अलॉन्ग विथ लेटर ऑफ रिग्रेट उनके एप्लीकेशन मनी को भी रिफंड किया जाता है. ओके. एंड कंपनी विच इशू देयर शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, उनको ये सब लेटर ऑफ अलॉटमेंट या लेटर ऑफ रिग्रेट देने की ज़रूरत नहीं है. ओके. अलॉटमेंट लेटर टू इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं है, हर एक जन को. देखिए ना, कंपनी डायरेक्ट अपने रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी दैट इज़ NSDL और CDSL को बोल देती है कि अलॉटमेंट हमने कर चुका है. नाउ हु आर दिस NSDL एंड CDSL, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में कुछ देखेंगे. ओके. सो ये अपने डिपॉजिटरी को बोल देते कि हमने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया है, अब अपना इन्फॉर्मेशन आप ले लो और उनको बता दो कि इतने इतने मिल गए हैं. सो इट प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी विद द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड शेयर्स एंड द डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स के कितने अलॉट हुए हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. सो वंस एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद जब अप्लाई हो जाते हैं और उनको अलॉटमेंट भी मिल जाता है शेयर्स का, तो अब कंपनी अलॉटमेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट में उनको ये भी बताते हैं कि अब अलॉटमेंट होने के बाद आप लोगों को कितने पैसे अब हमें देने हैं इस शेयर्स के. ठीक है ना. सो मनी हैज़ टू बी पेड टू अ बैंक. ठीक है ना. एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट मनी के पैसे एक बैंक को पे करना रहता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. एक टाइम फ्रेम दिया रहता है, उसी में उनको पे करना रहता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर्स ऑफ रिनंसिएशन. सो वंस शेयर्स हैज़ बीन अलॉटेड टू एप्लीकेंट, तो उसके पास राइट्स भी रहता है कि वो अपने शेयर अभी रिनाउंस कर सकता है किसी और के फेवर में, किसी और पर्सन को अपने शेयर्स दे देता है. बस उसका काम क्या करना रहेगा, जाके कंपनी में एक फॉर्म रहता है, उसको वो फिलअप करना रहता है, दैट इज़ अ फॉर्म फॉर रिनंसिएशन. एंड along with that उसको ओरिजिनल कॉपी ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट को कंपनी में सबमिट करना रहता है. एंड आफ्टर दैट बोर्ड विल अप्रूव हिज सजेशन ऑफ रेनंसिएशन एंड सेक्रेटरी उसका नाम हटा के जिसको उसने रेनंस किया है अपना शेयर, उसका नाम लिख देगा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो समटाइम्स एप्लीकेंट्स है ना, कहते हैं कि हमें स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स चाहिए, तो उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं हु हैज़ बीन अलॉटेड शेयर्स, उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स. ठीक है ना. इसका मीनिंग क्या होता है, तो कंपनी एप्लीकेंट्स बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे शेयर पे एक और जन का नाम हो, मतलब हम लोग 2 जन मिलकर ये शेयर को ओन करना चाहते हैं, हम लोग 3 जन मिलकर एक जन ये शेयर को ओन करना चाहते हैं. तो आफ्टर गेटिंग द अप्रूव उनको कुछ फॉर्म भरने रहते हैं, फिलअप करने रहते हैं, एंड आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी स्प्लिटिंग ऑफ द शेयर्स की परमिशन उनको दी जाती है. तो अब एक शेयर्स के उन लोग 2 जन या 3 जन ओनर रहते हैं. तो सो सेक्रेटरी हैज़ टू ऑल्सो स्प्लिट द इशू ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स भी उन 3 जन को या 4 जन को एक साथ जाएगा. अगर किसी शेयर्स का कुछ इशू रहेगा तो उनको लेटर्स भी 3 जन 4 जन को जाएगा, ना कि किसी एक ही जन को. फाइल ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. सो कंपनी को कंपनी के सेक्रेटरी को एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट करके डिटेल्स कुछ फाइल करनी रहती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. इस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में होता क्या है, इट कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स रिगार्डिंग नेम and address of allottees, value of shares allotted, amount paid and amount payable on each share, मतलब कितना पे कर चुके हैं, कितना अभी भी बाकी है उनसे लेना. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द प्रिपेयर रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट. ओके. तो सेक्रेटरी जो रहता है वो सबसे पहला हैज़ टू एंटर द नेम ऑफ ऑल दोज एप्लीकेंट्स जिनको शेयर अलॉट हो चुके हैं और जिन्होंने अलॉटमेंट मनी भी कंपनी को पे कर चुके हैं, उनको कंपनी रजिस्टर करते इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मतलब दे अब उन लोग मेंबर्स बन चुके हैं कंपनी के. एंड द सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है अमॉन्ग द मेंबर्स विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब 2 महीने जब से उनका शेयर अलॉट हो उस 2 महीने के अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट भी देना चाहिए. बट इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब डीमटेरियलाइज फॉर्म में अगर शेयर्स कंपनी देती है तो सेक्रेटरी का काम नहीं रहता है. It is the duty, the entries of applicants are made by the depository. Okay.
तो नेक्स्ट इज़ अबाउट द शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कंपनी अपने नाम के अंडर इशू करती है, एंड विच इज़ एन एविडेंस, मतलब इसी के ज़रिए पता चल सकता है कि कौन है असली ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर्स। ओके, सो शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द शेयर। मतलब सबसे पहले अगर हम लोग शेयर सर्टिफिकेट ही देखेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा कौन है रियल ओनर ऑफ द पर्टिकुलर शेयर्स। ओके, सो इफ़ देर इज़ एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग टू पर्सन अबाउट द मेंबरशिप, ठीक है ना, अगर दो पर्सन के बीच में झगड़ा हो गया कि कौन है असली मेंबर उस शेयर कंपनी का, तो जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है वो ही बनता है मेंबर ऑफ अ कंपनी, ना कि जिसका नाम लिखा रहता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। ओके, सो शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर द नेम, अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी, एंड उस शेयर सर्टिफिकेट को दो डायरेक्टर्स साइन करते हैं हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथोराइज्ड पर्सन। ओके, सो कंपनी हैज़ टू इशू शेयर सर्टिफिकेट हर उस जन को जिनको शेयर्स अलॉट हुआ है, एंड एज वेल एज ट्रांसफरीज, मतलब जिनको एक दूसरे को ट्रांसफर करके भी शेयर मिल चुका है तो उनको भी शेयर सर्टिफिकेट देना जरूरी है, एंड इट इज़ ऑल्सो इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर। सो देर आर सर्टेन कंटेंट्स, मतलब शेयर सर्टिफिकेट के अंदर होता क्या क्या है। तो शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्म SH1 एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनी शेयर सर्टिफिकेट एंड डिबेंचर्स रूल 2014। सो फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो कंपनी का नाम, कंपनी का CIN मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर कंपनी को एक यूनिक नंबर दिया जाता है वो, और कंपनी का ऑफिस एड्रेस कहाँ पे, फोलियो नंबर क्या है उसके ना, उस शेयर सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, मेंबर का नाम क्या जिनको शेयर देने का है हम लोग को, नेचर ऑफ शेयर किस तरह का शेयर है, कितने नंबर है शेयर्स के, उस शेयर के नंबर क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना, अमाउंट कितने पेड हो चुके हैं शेयर के, कंपनी का स्टैंप रहता है, साइन रहता है टू डायरेक्टर्स का एंड द कंपनी सेक्रेटरी का। सो देर आर टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, मतलब कब कब कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट किन किन लोगों को देना रहता है। सो जब कंपनी नया नया इनकॉर्पोरेट होता है तो 2 महीने के अंदर कंपनी को उन लोगों को देना रहता है टू दो सब्सक्राइबर जो कि डायरेक्ट मेमोरेंडम में ही अपने आप को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब कंपनी बनी रही है 2 महीने में तो नए नए ही उन लोग शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी के, ठीक है ना, एंड विद इन 2 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब 2 महीना अलॉट होने के बाद 2 महीने के अंदर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट देने रहते टू दोज जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, मतलब जिनको कंपनी के शेयर अलॉट हुए हैं, और 1 महीने के अंदर, ठीक है ना, जिन लोगों को देना रहता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है तो और उसने कंपनी को इंटीमेट कर दिया है, मतलब उसने बता चुका है कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो 1 महीने के अंदर जिसको वो शेयर मिला है उसको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को देना रहता है। ओके, so next is about the duplicate share certificate. So company can issue duplicate share certificate but only in case कि जो भी ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड या तो टोन, डिफेस्ड मतलब खराब हो चुका है, दिख रहा नहीं उसके ऊपर, जो भी म्यूटिलेटेड मतलब सीरियसली डैमेज कुछ और हो चुका है, इंक विंक पानी वानी चाय वाय गिर गया, टोन फट चुका है, और वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को सरेंडर करना रहता है कंपनी को। एंड सेकंड केस इज इट इज प्रूव्ड बाय द होल्डर, मतलब जो इसके पास भी ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी के सामने अपने आप को प्रूव कर देता है कि जो भी ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो मुझसे घूम चुका है या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इन्हीं केस में कंपनी के पास पावर रहता है कि वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, पर उससे पहले भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो इन केस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को एक नोटिस अपने लोकल न्यूज़पेपर में देना पड़ता है कि उनका शेयर सर्टिफिकेट घूम चुका है, और अगर किसी को मिला सो दे आर रिक्वेस्टेड कि उसको वापस कंपनी को रिटर्न कर दिया जाए। ओके, बट इफ अ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम तो कंपनी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना ही पड़ता है। सो जनरली डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब से एक नॉर्मल एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है तो कम से कम 3 महीने के अंदर उसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, और वो भी जिसका नाम लिखा रहता है रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स के अंदर उसी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन बोल्ड, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के ऊपर ही बोल्ड में लिखा रहता है कि इट इज़ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, एंड इफ अ कंपनी इज डूइंग फ्रॉड in case of duplicate share certificate so it has to pay a very heavy penalty on that case, ठीक है ना। so next page पे कुछ टॉपिक दिए गए regarding calls on shares, forfeiture of shares and surrender of shares। तो ये टॉपिक्स इस साल के लिए कैंसिल हैं, ओके, ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये क्वेश्चन तुम लोग इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों को बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसके सीखेंगे नहीं, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में भी नॉलेज लेंगे, बट जब हम लोग एक्चुअल क्लासरूम में मिलेंगे तब, एंड नॉट इन दिस यूट्यूब लेक्चर। ओके,
तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो जब भी कोई पर्सन वॉलंटरीली मतलब खुद के मर्ज़ी से अपना शेयर्स किसी और को देता है, किसी और के फेवर में ट्रांसफ़र करता है वॉलंटरीली खुद के मर्ज़ी से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पैसे के लिए भी फॉर अ कंसिडरेशन भी किया जा सकता है, या फिर किसी को गिफ्ट में फ्री में ही हम अपने शेयर्स दे सकते हैं। सो हर एक मेंबर को कंपनी के राइट रहता है टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स। ओके, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ये शेयर्स सारे के सारे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है विदाउट एनी provisions in respect to certain provision of articles of association। लेकिन प्राइवेट कंपनी में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, देयर आर सर्टेन कंडीशन कि जो कि रोकता है हमें फ्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे। ओके, सो मेंबर ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ पब्लिक प्राइवेट कंपनी, तो मेंबर ऑफ अ कंपनी को अप्लाई करना रहता है कंपनी में बाय फिलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, और उसको अपने ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट देना रहता है अलॉन्ग विद ट्रांसफ़र फीस। ठीक है ना, जब वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा तभी तो वो जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है उसको नया शेयर सर्टिफिकेट कंपनी देती है। तो जो ट्रांसफ़र करता है शेयर उसको कहते हैं ट्रांसफरर, एंड टू हुम द शेयर इज़ ट्रांसफर्ड इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफरी। ठीक है ना, तो जो इसके जो ओरिजिनल मेंबर है वो इधर अपना पार्ट शेयर सेल कर सकता है, या फिर पूरा का पूरा शेयर बेच सकता है, या फ्री में दे सकता है। सो अ ट्रांसफ़र इज सेड टू बी कम्प्लीटेड ओनली जब ट्रांसफ़र को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है। ठीक है ना, तभी उसको कहते हैं हाँ ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। बट अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम ट्रांसफ़र इज़ ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड। जैसे ही अभी डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में क्या होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, पैसा दे शेयर सर्टिफिकेट ले, शेयर सर्टिफिकेट क्या शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ऑटोमेटिक ऑन द ऑटोमेटिक बेसिस पे कंप्लीट होता है। एक के पैसे से डेबिट हुआ, दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, और ये कंप्लीट हो गया ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ठीक है ना। सो व्हेन यू डील इन फिजिकल शेयर्स मतलब शेयर सर्टिफिकेट में हम लोग डील करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी उस पर कुछ पे करना रहता है। बट व्हेन यू डील इन डीमैट अकाउंट में दैट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो उस पर कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। So next topic is about the refusal to transfer of shares. So there are certain cases जब board of directors of a company can refuse to transfer the shares of a member with giving a proper reason। ठीक है ना, कि उन लोग ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। So the board is to send to the member within 30 days along with a reason कि क्यों उन लोग ट्रांसफ़र अपने शेयर्स का एक मेंबर को करने नहीं दे रहे हैं। So there may be certain reason. First is when the provision for transfer आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार नहीं उसको फुलफ़िल किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो उन लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सेकेंड इज़ जो भी कंपनी से रूल्स अपने प्रिस्क्राइब किए उस वो मेंबर उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट इज शेयर सर्टिफिकेट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब शेयर सर्टिफिकेट ही अटैच नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज व्हेन द कंपनी हैज़ अ लियन ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर, मतलब जो भी शेयर सर्टिफिकेट है, जो भी शेयर्स है उसको अभी भी कंपनी के साथ गिरवी रखा गया है, उसके ऊपर कुछ तो कर्जा है, कुछ लोन है। ओके, सो इफ़ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि कंपनी उसको ट्रांसफ़र करने नहीं दे रही, तो ही और शी में अपील टू द NCLT। NCLT एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी बात सुनी जाती है, केस लड़ा जाता है। ओके, तो NCLT में वो अपील कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जब भी कंपनी उसको नोटिस देती कि हम आपका शेयर ट्रांसफ़र नहीं करने वाले, तो रिसीट होने के बाद, वो नोटिस मिलने के बाद 30 डेज़ के अंदर वो NCLT में अपील कर सकता है। लेकिन कंपनी उसने ट्रांसफ़र करने के लिए कंपनी को बोला है, लेकिन कंपनी ना शेयर ट्रांसफ़र कर रही है, ना ही कुछ उसको नोटिस दिया है कि हम लोग आपका शेयर ट्रांसफ़र नहीं करने वाले, तो इस केस में 60 डेज़ के अंदर वो NCLT को अप्लाई कर सकता है कि मेरा कंपनी में मेरी बात सुन रहा नहीं है, ना ही वो केस ट्रांसफ़र कर रहा है। एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वो 90 डेज़ के अंदर NCLT के सामने अपील कर सकता है। Next is about the blank transfer. So when the name of a transfer is not mentioned on the share certificate or the instrument of transfer, ठीक है ना, ट्रांसफरी का नाम ही, जिसको ट्रांसफ़र करने वाले हम लोग, उसका नाम ही नहीं लिखा गया है, तो उसको कहते हैं ब्लैंक ट्रांसफ़र। सो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ अ ब्लैंक ट्रांसफ़र। ब्लैंक ट्रांसफ़र से ईजी परचेज एंड सेल हो सकता है शेयर्स के, क्योंकि किसी का नाम ही नहीं है, तो ना ही हमें ये ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी में सबमिट करना रहता है, ना ही उसके बदले कंपनी दूसरा शेयर इशू करता है, तो इतना टाइम बच जाता है। डायरेक्टली जिसको खरीदना है हम लोग उसके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्योंकि उस पर किसी का नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, एंड अलॉन्ग विद डैट जो भी बायर्स है उसको स्टैम्प ड्यूटी उस पर पे करने की ज़रूरत नहीं, उसके टैक्स बच जाते हैं। एंड द होल्डर ऑफ अ ब्लैंक ट्रांसफ़र एन्जॉयज ऑल द राइट, जो भी नॉर्मल मेंबर के राइट होते हैं वो सारे राइट्स ब्लैंक ट्रांसफ़र को भी मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स ट्रांसफ़र। सो वेन एवर अ फॉल्स सिग्नेचर इज मैंशनड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, उसको कहते हैं फोर्ज ट्रांसफ़र या फोर्ज सिग्नेचर। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ओके,
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो भी ओरिजिनल होल्डर ऑफ अ शेयर रहता है वो खुद की मर्जी से शेयर्स दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करता है, बट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून लॉ ही उसको ऐसा बोल देता है कि अब तुमको शेयर, कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि कानून बोलता है कि अब ये शेयर ट्रांसमिट करना रहेगा फ्रॉम वन पर्सन, दैट इज़ फ्रॉम द ओरिजिनल होल्डर टू समवन एल्स। तो कौन से ऐसे सिचुएशन होते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग को शेयर ट्रांसमिट करना रहता है? तो फर्स्ट, जो भी ओरिजिनल होल्डर रहता है शेयर का, उसकी डेथ हो गई तो अभी किसी और पर्सन के हाथ में तो शेयर को देना ज़रूरी है। सेकंड इज़ इंसॉल्वेंट, अगर वो कंगाल हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो इन दैट केस हमें वो शेयर लेकर किसी और को देना रहता है। थर्ड इज़ इंसैनिटी, मतलब जो भी ओरिजिनल होल्डर रहता है शेयर का, ही इज़ नॉट इन अ प्रॉपर स्टेबल कंडीशन, मतलब उसके माइंड से वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, उसे इंसैनिटी कहते हैं। एंड उन सच सिचुएशन तो शेयर लेकर किसी और को देना रहता है। सो ट्रांसमिशन ऑफ ए शेयर इज इनवॉलेंटरी एक्शन, मतलब मर्जी से नहीं होता है, बट ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उस शेयर को ट्रांसमिट किया जाता है। देर इज ओनली वन लीगल पार्टी, दैट इज लीगल हेयर, जो भी उस ओरिजिनल होल्डर के बाद जो भी उसका वारिस रहता है उसी को वो शेयर के सभी राइट्स मिल जाते हैं। ओके, एंड द लीगल हेयर और द ऑफिशियल रिसीवर, मतलब जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अनुसार जो जो भी ऑफिशियल रिसीवर है, जिसको भी उनके डेथ या इंसैनिटी होने के बाद वो सब मिलेगा, उसको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं रहती इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ओके, एंड द रायबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। एंड उसके साथ ही साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या स्टैम्प ड्यूटी पे या सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ओके, सो विद दिस हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। लास्ट में कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए गए हैं। आई होप तुम लोग ये पढ़ोगे और साथ ही साथ समझोगे भी। कुछ नहीं समझा तो बिंदास डाउट पूछना, अगर कुछ डाउट रहेगा तुम लोगों को तो रीड करना, एक्सरसाइज कंप्लीट करना। थैंक यू वेरी मच।